गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। दिल्ली की तपती गर्मी से परेशान 4 दोस्त अमन, रिया, कबीर और नेहा ने तय किया कि इस बार कहीं पहाड़ों में छुट्टियां बितानी चाहिए। कबीर के चाचा का एक पुराना बंगला मसूरी के पास एक सुनसान गांव काला टॉप में था। चाचा ने सालों से वो बंगला इस्तेमाल नहीं किया था, पर कबीर को चाबी दे दी। वहां नेटवर्क नहीं है, कोई आसपास नहीं रहता, पर पहाड़ और जंगल का नजारा गजब है, चाचा ने हंसते हुए कहा था। चारों दोस्तों ने बैग पैक किया और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर मसूरी पहुंच गए। वहां से एक लोकल जीप में बैठकर वो काला टॉप की ओर बढ़े। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा और जंगल घना होता गया। बंगला पहाड़ी के एक कोने पर स्थित था। चारों ओर घना जंगल और नीचे गहरी खाई। पुराना लकड़ी का बना हुआ 2 मंजिला मकान। दरवाजा जंग खाया हुआ था और खिड़कियां धूल से भरी थीं। थोड़ा डरावना लग रहा है, नेहा ने कहा। अरे यार, हॉरर मूड बन गया ना, कबीर हंसते हुए बोला। पहली रात उन्होंने कैंप फायर किया, गिटार बजाया और डरावनी कहानियां सुनाई। आधी रात को सब सो गए, लेकिन रात को अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वो गायब हो गई। अमन डर के मारे कांप गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह नेहा की नींद टूटी तो उसका तकिया और चादर खून से सनी हुई थी। ये क्या है? वो चीखी। सब इकट्ठा हुए, लेकिन कमरे में कहीं खून का कोई निशान नहीं था और नेहा को भी कहीं चोट नहीं थी। रिया को रात सपने में एक औरत दिखी थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैर और आंखों से खून बहता हुआ। मैंने उसे देखा। उसने मुझसे कहा कि ये जगह छोड़ दो, रिया कांपती आवाज में बोली। अब सब घबरा चुके थे, लेकिन कबीर ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है ये सब थकावट की वजह से हो रहा हो। लेकिन उस रात फिर से दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दीवारों पे खुद ब खुद खून से नाम लिखा जाने लगा, मुझे मत जगाओ। तीसरे दिन अमन को बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी बंगले के पिछले मालिक शिव प्रसाद मिश्रा की थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी कल्पना की आत्मा यहां कैद है। उसने 13 साल की उम्र में इसी बंगले में आत्महत्या की थी। उसके बाद हर गर्मियों में जो कोई यहां आता है वो वापस नहीं लौटता। अगर उसे फिर से परेशान किया गया तो वो सबको अपने साथ ले जाएगी। अब चारों को समझ में आ गया कि ये कोई सपना नहीं था, बंगला सच में भूतिया था। उस रात सबने तय किया कि अब वापस जाना चाहिए, लेकिन बाहर तेज बारिश और भूस्खलन हो रहा था। रास्ता पूरी तरह बंद था। इसी बीच बिजली चली गई और फिर से सीढ़ियों पर वो परछाई दिखने लगी। इस बार वो औरत उनकी ओर बढ़ी और रिया को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मैंने कहा था मुझे मत जगाओ, वो औरत चीखी। रिया बेहोश हो गई। नेहा चिल्लाने लगी। अमन ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। औरत की आत्मा कुछ देर के लिए गायब हो गई। अब बचने का बस एक ही रास्ता था, कल्पना की आत्मा को मुक्ति दे। डायरी में लिखा था कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसके कपड़े, गुड़िया और उसके मरने की जगह को जलाना होगा और हवन करना होगा। बेसमेंट में उन्होंने कल्पना की चीजें ढूंढी और एक पूजा की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे ही अग्नि जली, आत्मा और ज्यादा भड़क उठी और उसने नेहा को खींचकर खिड़की से गिराने की कोशिश की। अमन ने समय रहते उसे बचा लिया। अंत में कबीर ने साहस जुटाया और हवन की सारी सामग्रियों को आग में डाला। पूरा बंगला तेज रोशनी से भर गया। कल्पना की आत्मा जोर से चीखी और आग में समा गई। सुबह हुई, बारिश रुकी, रास्ता खुल गया। चारों दोस्त
वापस मसूरी लौट आए। पर जाते जाते जब उन्होंने बंगले की आखिरी बार और देखा तो दूसरी मंजिल की खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या कल्पना सच में मुक्त हो गई थी या वो सिर्फ अगली गर्मियों का इंतजार कर रही थी?